अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीज़ा बशारत, अलीज़ा बशारत, सर अजवा मनाल प्रेजेंट। ओके अजवा। हमाइम अबूजर, हमाइम अबूजर, अनसा याकूब, प्रेजेंट। अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सर अरशद, जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, फिजा बीबी, प्रेजेंट सर। आदिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, प्रेजेंट सर। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, किंजा फकीर, यस सर। कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, मरियम महमूद, मारवा आबिद, मारवा आबिद, मरियम बीबी, प्रेजेंट सर। मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक। प्रेजेंट। मोहसिन क्यों इतनी छुट्टियां कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, सुबह सुबह क्लास होती है तो मेरी काफ़ी दफ़ा मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ इट बीइंग ऑनलाइन, बट आई विल ट्राई नॉट टू मेक श्योर कि वापस मिस होए क्लास। मोहसिन, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो अटेंडेंस चली जाती है इसमें हम ना ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना ही हम सपोर्ट कर सकते हैं। यस सर, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज अगेन, आई विल मेक श्योर कि अटेंडेंस में अब नहीं कमी आएगी। इस वजह से मैं आप लोगों के बाद में भी अटेंडेंस लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये इशू ना हो। मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अय्याज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर, यस सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब, यस सर। मुज़य्यन, यस सर। नदीम हसन, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, निमरा सिद्दीक,
नूर अहमद, नूर, Present, sir. ओके, उसामा, उसामा, रमला मजहर, Present, sir. रिदा जैनब, रिदा जैनब, रोमेसा नदीम, Present, sir. सबा अकरम, सबा अकरम, समीउल्लाह, Yes, sir. सना असगर, सोहा शहजाद, Present. सैयद ओन रजा, सोहा अटेंडेंस लगा दी आपकी। सैयद ओन रजा, तस्कीन, तस्कीन, जैनब राहिल, Present, sir. Sir, Taskeen Iman present. ओके तस्कीन। और वो स्टूडेंट नाम सुनना जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अलीजा बशारत, Present, sir. Present, sir. अमाई महबूज, अब्दुल मन्नान है। Yes, sir. ओके अब्दुल मन्नान, अमाई महबूजर, बरीरा असलम, खदीजा हफीज, मरियम महमूद, मारवा आबिद, Present, sir. सर मरियम ने हैंड रेस किया हुआ है वैसे। ओके मरियम, मोहम्मद अफजल, उसामा, रिदा, सबा, सैयद ओन रजा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा और क्विज का सिलेबस जो है वो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 का कंप्लीट चैप्टर नंबर 15 का क्विज होगा। और ये आप लोगों का क्विज नंबर 3 होगा। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो मार्क्स का इशू था वो हो गया था रिजॉल्व? आपने अपलोड कर दी थी? जिन मुझे अमाइम ने लिस्ट कल भेजी थी तो वो कल लिस्ट जो है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी। तो टीए ने कहा था कि इसमें से कुछ स्टूडेंट को मुझे रिसीव ही नहीं हुए हैं, तो मैंने कहा कि काइंडली जो है वो दोबारा से चेक कर लें। हो सकता है मेल के जरिए या एलएमएस पर किसी ने अपलोड किए हों तो उनको दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लें। उसने कहा ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लिस्ट जो है वो कल मिली है।
आवाज बहुत कम है। सर मैं बोल रही हूँ मैंने आपको सारी जी जी। असाइनमेंट्स मेल की थी। निमरा, मैंने दोबारा से टीए से कहा है कि जो दोबारा से काइंडली जो आप लोगों की लिस्ट मुझे मिली है वो लिस्ट मैंने उससे को फॉरवर्ड कर दी है, और उसमें जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 मिस हुई है या 2 मिस हुई है या क्विज के नंबर नहीं लगे हैं, वो साथ में उसी तरह उसको सेंड की है ताकि वो उस लिहाज से चेक कर ले दोबारा से। जी सर मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मैंने आपको असाइनमेंट्स मेल की थी, एलएमएस पे अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आपको सारी निमरा, असाइनमेंट मेल की हुई है। ठीक है, मैंने जो मुझे मेल रिसीव हुई थी वो मैंने उसको सेंड कर दी है। मैंने अपने पास कोई भी मेल नहीं रखी है। जिस तरह आप लोग ओके मुझे सर, मेल मैं करते हो मैं आपको उसी वक्त मेल को बता फॉरवर्ड दूँ। कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी मरियम। मरियम महमूद। सर उसने अटेंडेंस के लिए हैंड रेज किया था, उसके बाद वो लॉक करना भूल गया। मुझे लगता है बस उसने यानी कि हैंड रेज किया है और उसके बाद गायब हो गई है। सर फ्राइडे को तो असाइनमेंट, अंसा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। करवानी है। अंसा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, काइंडली दोबारा जी सर, पूछिए कि यहाँ नेट इशू बहुत है। मैं बता रही हूँ कि फ्राइडे को सबमिट भी करवानी है असाइनमेंट। फ्राइडे को शाम तक जमा करवा देना, ओके। या असाइनमेंट का एक दिन और दे देते हैं, क्विज जो है वो फ्राइडे को ही रख लेते हैं जी ये अगर ठीक आप लोगों को रहेगा। इशू है तो। ये ठीक रहेगा, यस सर। या फिर इस तरह कर लेते हैं, मैं असाइनमेंट की जो है डेट एक दिन बढ़ा देता हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये असाइनमेंट ठीक है। जी सर, थैंक यू। अब आज क्लास एक्टिविटी।
कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है आपकी क्लास में जिससे एक भी क्वेश्चन ना हुआ हो अभी तक? फैसल सर अल्ताफ, मेरे फैसल अल्ताफ है आपकी क्लास में? सर है। कहाँ है? ये क्लास कभी ज्वाइन ही नहीं किए। और सर मेरे मेरे ख्याल ख्याल से नहीं, उसका उस PC1 क्लियर नहीं था, तो मेरे ख्याल से वो PC2 नहीं ले सका, आई गेस। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है मरियम महमूद। मरियम महमूद, मरियम आपने अटेंडेंस लगवाई है? अगर जी, मरियम महमूद, मरियम महमूद से कहें जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें ताकि उससे क्वेश्चन करें। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल एब्सेंट है। मोहम्मद साद, यस सर। ये बताएं कि लुइस के मुताबिक एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं? लुइस के मुताबिक सर, जी, लुइस के मुताबिक जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, और जो डोनेट करता है वो बेस होता है। चलें ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो है मोहम्मद उस्मान तैयब। मोहम्मद उस्मान तैयब, ये याद रखना, ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस लगवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, अगर क्लास एक्टिविटी उससे ना हुई तो उसका मतलब यही होगा उसके 0 मार्क्स हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं होती वो क्लास को लीव कर देते हैं उस वक्त जिस वक्त क्लास एक्टिविटी होती है, और यही कंसीडर किया जाएगा कि उसका क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। जी, मोहम्मद उस्मान तैयब। यस सर। उस्मान, ये बताओ कि कॉन्जुगेट एसिड, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बताओ कि कॉन्जुगेट एसिड में और कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क है? सर आप बताएं। ये बताओ कि कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में क्या फर्क है? तो कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में क्या फर्क है? सर तो नहीं पता। चले, मरीम महमूद है? मरियम महमूद, मरियम महमूद, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। सर एसिड में हाइड्रोजन होता है और कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड में इट गिव्स अवे हाइड्रोजन। हाँ सर, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा, क्योंकि क्लास एक्टिविटी यही है कि जिससे मैं पूछूंगा उसी ने आंसर देना है। और निम्रा सिद्दीक, निम्रा सिद्दीक, निम्रा, मैं आपके सामने कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है
सॉरी, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, या सिंपल बेस है या सिंपल एसिड? इसको हम ए का नाम दे रहे हैं और सेकंड को हम बी का नाम दे रहे हैं। NH4 जो है वो तो कॉन्जुगेट एसिड है, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है ना। और NH3 जो है वो भी आई थिंक नहीं, NH4 तो कॉन्जुगेट एसिड है, उसके बाद NH3 जो है आई थिंक ये कॉन्जुगेट, ये बेस है आई थिंक सो, लेविस बेस, जो कि लॉन ठीक पेयर है, होता है इसके पास, इसलिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है तस्कीन। जी सर। तस्कीन, जो मैं कंपाउंड, जिस कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ या फार्मूला लिख रहा हूँ, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। बल्कि इस तरह करें, जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ आपने ये बताना है उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। जी, सर ये जिसको सी हम ए से शो कर रहे हैं और सेकंड को हम बी से शो करते हैं। CH3 और मतलब ये जो एसिड है CH3COOH कॉन्जुगेट एसिड है, और जो वाटर है ये बेस है। ये जो है एसिड है जी, और और इसका वाटर कॉन्जुगेट, बेस। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? तस्कीन, मैंने ये पूछा है कि जो कंपाउंड लिखा हुआ है अगर वो एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है, अगर बेस है तो उसकी कॉन्जुगेट एसिड क्या है? जी तस्कीन। जी तस्कीन। नहीं बता सर। नहीं सर पता। एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैंने भी क्लास ज्वाइन की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट। सर जी खदीजा। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई है। खदीजा, सारा काम को छोड़कर आपके अटेंडेंस शुरू कर दें। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो शुरू में भी लगाते हैं, लास्ट में भी लगाते हैं, इसीलिए ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। अगर इस तरह अटेंडेंस लगाते हैं तो कितने स्टूडेंट हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं, तो हर वक्त तो फिर वो अटेंडेंस में ही टाइम जाया होगा। जी, मोहम्मद अफजल है। मोहम्मद अफजल।
सर क्या डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में? मैंने कॉन्जुगेट एसिड, हर वो स्पीशी अगर वो एसिडिक है तो प्रोटॉन, एक मिनट मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बता देता हूँ। सपोज आपके पास ये एसिड है, ठीक है, अगर ये प्रोटॉन रिलीज करता है तो उस कंडीशन में आपके पास हासिल होगा H+ आइन, या इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। तो उस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है जिसकी वजह से वाटर ने प्रोटॉन, सॉरी HCl ने प्रोटॉन को रिलीज किया है, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। इस वजह से ये जो है वो एसिडिक स्पीशी है और ये जो है बेस है। प्लस आपके पास क्लोराइड आयन बनता है। अब ये जो स्पीशी जो एक्चुअल में एसिड थी, प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन वाली साइड पर जो स्पीशी जिसके पास प्रोटॉन मौजूद है, जिसने प्रोटॉन को रिलीज करना होता है, उसको हम एसिड कहते हैं। और वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एसिड में कन्वर्ट होती है, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। सिंपल एसिड में रिएक्टेंट वाली साइड पर एसिड मौजूद होता है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर मौजूद होगा। जिस तरह यहाँ पर आपके पास ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है। अब यहाँ पर एसिड जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर है और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर है। दूसरा डिफरेंस, एसिड जो है वो प्रोटॉन को रिलीज करता है रिएक्टेंट वाली साइड पर और उस कंडीशन में रिएक्शन होगा। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है। अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनेगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू। सर ये भी हो सकता जी। है ना कि जो कॉन्जुगेट एसिडिक कॉन्जुगेट बेस बनती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन डेफिशिएंट होती है, लाइक H+ डेफिशिएंट होती है वो। जो कॉन्जुगेट बेस बनती है सर वो प्रोटॉन डेफिशिएंट होती है, उसके पास H की कमी होती है, लाइक नेगेटिव साइन होता है, वो एक्सेप्ट कर सकती है H। जी, ये कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। ये सर प्रोटॉन डेफिशिएंट होती है, मतलब नेगेटिव साइन होता है उसमें। जी। ओके सर। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है और ऑलमोस्ट जो है वो हाफ कंप्लीट करना है। इसके 2 पार्ट हैं। चैप्टर नंबर 14 के जो हैं वो 2 पार्ट हैं। एक में जो आप लोगों ने स्टडी करना है वो ली शार्टलियर प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करना है, और दूसरा पहला पार्ट जो है जिसको आप लोग स्टडी करोगे वो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस वक्त हासिल होती है। और जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होगी तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की पर क्या अफेक्ट होता है, तो किस तरह आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, और उसको हम किस तरह किसी भी टाइम इंटरवल के बाद मॉनिटरिंग जो हम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास बाकी बची है और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल हुई है। उससे हम कंपेयर करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को और उसके जरिए हम बता सकते हैं कि रिएक्शन ने मजीद राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। सबसे पहले जब भी आप लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास मोस्टली रिएक्शन जो है, रिएक्शन के टाइप्स जो हैं वो 2 हैं।
एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो वाले होंगे जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट बनाएगी और प्रोडक्ट स्पीशी रिएक्टेंट बनाएगी, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और इसके साथ रिवर्स डायरेक्शन में भी अकर होते हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होंगे जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट नहीं बनाती। और केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अटेन हो सकती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए कंपलसरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं उसी रेट के साथ प्रोडक्ट स्पीशी भी रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे, तो उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में भी हासिल हो सकती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के मिड में भी हासिल हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज किसी रिएक्शन के एंड पर हासिल होती हो। और इसमें हम डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं कि हमें पता किस तरह चलता है कि रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में हासिल हुई है या एंड पर हासिल हुई है या मिड में हासिल हुई है। वो हमें पता चलता है कि जिस वक्त हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं कि 1 मिनट के बाद हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर किया है, उसके बाद 2 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर किया है, उसके बाद 3 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर किया है, उसके बाद 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। इसी तरह हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी सेम टाइम इंटरवल के साथ मेजर करते हैं और उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अगेंस्ट। और अगर आप लोगों के पास इस जैसा जो ग्राफ नंबर ए से शो किया हुआ है, ऐसा ग्राफ हासिल होता है, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है कि इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन टाइम गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो चुकी है। और वो स्टेज जिसमें या जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मजीद चेंज नहीं होती, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अगर उस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम कंज्यूम होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो बहुत कम बनती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में ही हासिल हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद मजीद ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सपोज अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट के जो है वो 100 मॉलिक्यूल हैं, तो हो सकता है कि इसमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं और उस वक्त ही आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो चुकी है, यानी कि रिएक्टेंट के 95 मॉलिक्यूल जो हैं वो बाकी बचे हैं और उसी वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो चुकी है। इसका मतलब है
कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेज पर भी हासिल हो सकती है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट हाफ कंज्यूम हो और उसके बाद आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मजीद चेंज ना हो। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में तकरीबन हाफ अमाउंट रिएक्टेंट स्पीशी की कंज्यूम हुई है और उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मजीद चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज ऑलमोस्ट 50% रिएक्टेंट स्पीशी की कंज्यूम होने के बाद हासिल हुई है। और ये भी हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के एंड पर हासिल हो। अगर रिएक्शन के एंड पर हासिल होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन का ग्राफ जो आप लोग टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हो तो वो ग्राफ इस जैसा हासिल होगा। और इस ग्राफ की मदद से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में हासिल हुई है या रिएक्शन के मिड में हासिल हुई है या रिएक्शन के एंड पर हासिल हुई है। इसका मतलब है कि जो आप लोग रिएक्शन परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उससे जो आप लोगों के पास डेटा हासिल होता है, उसका जिस वक़्त आप लोग ग्राफ ड्रा करोगे, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक़्त हासिल होती है जिस वक़्त रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लाइटली कंज्यूम हुई है या केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक़्त हासिल हो सकती है कि जिस वक़्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कंज्यूम हुई है या उस वक़्त हासिल हो सकती है कि जिस वक़्त रिएक्टेंट की अमाउंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, उस वक़्त भी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो सकती है। अगर इनिशियल स्टेज पर हासिल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्राफ हासिल होगा। अगर हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्राफ हासिल होगा। और अगर ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होने के करीब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। सर जी। सर जहाँ पर ये ब्लो और ग्रीन लाइन मीट करी है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है ना? जी, जी। जिसमें मज़ीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल है और इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक़्त भी हासिल हो सकती है जिस वक़्त आप लोगों के पास इनिशियल ये कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो सकती है या इस तरह भी हासिल हो सकती है कि इसकी कंसंट्रेशन 0 हो और आप लोग जस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को यूज करो और दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम की स्टेज सेम पोजीशन पर ही हासिल होगी। चाहे आप लोग डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को यूज करो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, चाहे आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को यूज करो और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस सिंथेसाइज करो, दोनों कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज सेम कंसंट्रेशन पर ही हासिल होगी। क्योंकि रिएक्शन में अगर ये स्पीशी आप लोग इनिशियल यूज करते हो, इसने डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाना है और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ने कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस बनानी है। और अगर आप लोग इनिशियली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पहले कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस बनाएगी और उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी।
लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग 1 मोल यूज करते हो तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल बनते हैं। इसका मतलब है अगर इसके आप लोग 2 मोल यूज करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल बनेंगे। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग दोनों की कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन इसकी निस्बत ज्यादा होती है। अगर ये डिक्रीज जो है, डिके जो है 1 मॉलिक्यूल होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर इसके 4 मॉलिक्यूल डिके होंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 8 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 8 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो आप लोगों के पास 4 मॉलिक्यूल डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के हासिल होंगे और वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से पता चलता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हासिल होगी और किसकी कंसंट्रेशन कम हासिल होगी। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करना है जो कि आप लोगों को इस चैप्टर के बाद लास्ट चैप्टर है कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किस तरह कैलकुलेट करते हो, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन है उस चैप्टर में। क्योंकि आप लोगों को सिलेबस काफी बचा हुआ था तो ये चैप्टर शॉर्ट थे इसलिए इनको पहले कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके मुताबिक Kc केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मौजूद होंगे वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर में हासिल होंगे। जिस तरह सपोज ये आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन है जिसमें A और B रिएक्टेंट स्पीशी हैं और C एंड D जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट हासिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स हैं और स्मॉल c स्मॉल d जो हैं वो प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स। तो Kc जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो C और D है और इनकी पावर में आप लोगों ने इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उनकी पावर में लिखना है। इसी तरह आप लोगों ने डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनके पावर में लिखना। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन की। तो जिस वक्त आपको इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन हासिल होती है। इसमें प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। अगर आप लोगों के पास इनवर्स होता तो ये रिएक्टेंट स्पीशी होती और ये जो है वो प्रोडक्ट स्पीशी होती तो उस कंडीशन में आप लोगों ने डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को ऊपर लिखना था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नीचे लिखना था। ठीक है। और इसके मुताबिक ही जो पहला टेबल आप लोगों को दिया हुआ है जो इससे पहले स्लाइड में गुजरा है ये वाला जिसमें कंसंट्रेशन गिवन है, जस्ट आप लोगों ने ये कंसंट्रेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है तो Kc की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 3 चीजें गिवन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की कंसंट्रेशन और Kc की वैल्यू। अगर इन तीनों में से 2 वैल्यू गिवन हो तो थर्ड वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ Kc की वैल्यू से हम ये भी बता सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज इनिशियल स्टेज पर हासिल हुई है या लास्ट में हासिल हुई है या मिड में हासिल हुई है। वो डिपेंड करता है कि Kc की वैल्यू आप लोगों के पास ग्रेटर पॉजिटिव में हासिल होती है या ग्रेटर नेगेटिव में हासिल होती है या दरमियान में हासिल होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है केमिकल इक्वेशन की।
जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी है और अमोनिया गैस जो है वो प्रोडक्ट स्पीशी है। तो उस कंडीशन में से कैसे जो है वो एक्सप्रेशन इक्वल होगा, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया गैस और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन की पावर में आएंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोलर कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों लिखी हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके मोलर कंसेंट्रेशन में हम 1 ही लिखेंगे, और जिसकी पावर में कुछ नहीं होता इसका मतलब है वो 1 ही होता है। और इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, तो आप लोगों ने इस हाइड्रोजन के मोलर कंसेंट्रेशन की पावर में 3 लिखना है। और अगर ये इक्वेशन इनवर्स हो कि नाइट्रोजन अमोनिया गैस को आप लोग डिकम्पोज करते हो, जिसके जरिए आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस हासिल होती है और हाइड्रोजन गैस हासिल होती है, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये होगा, तो जिसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस होगी और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो अमोनिया गैस होगी। इसके बाद अगर आप लोग किसी भी टाइम इंटरवल पर, क्या जिस तरह 1 मिनट के बाद आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, 2 मिनट के बाद वैल्यू कैलकुलेट की है, 3 मिनट के बाद कैलकुलेट की है, तो उस कंडीशन में जो आप लोग कंसंट्रेशन रेशियो कैलकुलेट करते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान, उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो होती है, जिसको हम किसी भी टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये वैल्यू केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से Kc से लेस होगी, इसका मतलब है कि आप लोग इस रिएक्शन में अभी मजीद प्रोडक्ट बनाना है और उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर हासिल होगी, उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में शिफ्ट होगी। इसका मतलब है अगर KOC रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा है और Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो पीछे रह चुकी है और जो वैल्यू कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन ने राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो मजीद रिएक्टेंट बनाएगी, और अगर KC की वैल्यू Kc के इक्वल आती है, इसका मतलब है कि रिएक्शन ने ना ही राइट डायरेक्शन में मूव करना है ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि दोनों KC की वैल्यू Kc के इक्वल हासिल हो चुकी है, जिसकी वजह से मजीद ना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। इसके साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में हासिल होगी जो रिवर्सिबल होंगे। इसके साथ जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टेज हासिल होगी तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होंगे, कि जिस कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी रेट के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, तभी आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होगी। और उस कंडीशन में जब भी आप लोग रिएक्शन करवाते हो, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से
स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ होता है, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि मोस्टली रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन शो करेंगे, या जितनी मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि दोनों को कंबाइन होना, मॉलिक्यूल का कंबाइन होकर सेकंड स्पीशी बनाना उतना ही आसान हो जाता है। जिस तरह रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है रिएक्टेंट स्पीशी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, और जिस वक्त वो ज्यादा कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि वो ज्यादा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है, इसी वजह से इनिशियल स्टेज पर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट स्लो होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जाता है उसके साथ प्रोडक्ट जो है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्पीड के साथ शुरू हो जाता है, और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। और एक स्टेज हासिल होती है जिस वक्त रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना दोनों इक्वल हो जाते हैं, और उसी स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। और अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है कि Kc जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन के जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मोलर कंसंट्रेशन की पावर में आएंगे। यहाँ से अगर आप लोगों के पास किसी न्यूमेरिकल में Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रेज पावर 3 है, अब ये इंडिकेट क्या करती है, क्योंकि Kc ग्रेटर का मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तभी आप लोगों के पास वैल्यू लार्ज प्लस में हासिल होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो और ये वैल्यू कम हो तो उस कंडीशन में ही Kc की वैल्यू लार्ज प्लस में हासिल होगी। इसका मतलब है कि जो Kc आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, Kc की वैल्यू जो गिवन है या केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो हासिल हुई है, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम। और अगर ये केस है कि Kc की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 रेज पावर -3 है, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास Kc की वैल्यू, Kc का आंसर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगा। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आप लोगों को इनिशियल स्टेज पर ही, जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उसी वक्त आप लोगों के पास हासिल हो चुकी है, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर Kc की वैल्यू 10 रेज पावर -3 से लेकर 10 रेज पावर 3 तक है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर यही चीज जो है वो ग्राफ की मदद से शो की हुई है कि जिस वक्त आप लोगों के पास 10 रेज पावर -3 Kc की वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है और टोटल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की ही मौजूद है। और अगर आप लोगों के पास ये केस है कि Kc की वैल्यू जो है वो दरमियान में है 10 रेज पावर -3 और 10 रेज पावर 3 के, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है।
ये कंप्लीट यानी कि इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये इस तरह होगी Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है, तो इसका मतलब है कि मोस्टली केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। और इस तरह हम डायरेक्ट Kc की वैल्यू से ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है इनिशियल स्टेज पर हासिल हुई है या रिएक्शन के एंड पर हासिल हुई है या रिएक्शन के मिड में हासिल हुई है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। इसके साथ बाकी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होंगे तो उसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट फेज में होंगे तो उसको हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। बाकी रिएक्शन रेट और रिएक्शन स्लो होता है, रिएक्शन स्पीड के साथ होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किस कंडीशन किस वक्त रिएक्शन स्लो होगा और किस वक्त रिएक्शन स्पीड के साथ होगा। और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स का भी कंपैरिजन मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स कम बनते हैं या ज्यादा बनते हैं तो उसी रेशियो के साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। रिवर्सिबल डायनामिक और वगैरह वगैरह, हाँ ये साथ में एग्जांपल दी हुई है कि जिस वक्त आप लोग रिएक्शन को करवाते हो तो उसको आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हो। कि जिस तरह यहाँ पर आप लोग रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब इनिशियल स्टेज पर आप लोगों के पास जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो टोटल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन गैस की और आयोडीन गैस की है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि इसमें अभी तक प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। लेकिन आप लोग फिर कुछ टाइम के बाद इसको मेजर करते हो। सपोज आप लोग ये यहाँ पर 16 मिनट के बाद दिया होगा कि 16 मिनट के बाद इस कंसंट्रेशन को मेजर करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी कंसंट्रेशन भी हासिल होगी, इसकी कंसंट्रेशन भी हासिल होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी हासिल होगी। उसके बाद फिर मजीद आप लोग 16 मिनट के बाद फिर दोबारा से कंसंट्रेशन को मेजर करते हो, फिर आप लोगों के पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हासिल होगी, आयोडीन की कंसंट्रेशन हासिल होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी। उसके बाद फिर मजीद 16 मिनट के बाद फिर दोबारा से मेजर करते हो और इस तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन को नोट करते जाते हो और जो डेटा आप लोगों को हासिल होता है क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी, 16 मिनट के बाद आयोडीन गैस की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी, 16 मिनट के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी। इसी तरह 32 मिनट के बाद हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी, 32 मिनट के बाद आयोडीन गैस की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी, 32 मिनट के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की कंसंट्रेशन भी हासिल होगी। इसी तरह 47-48 मिनट के बाद आप लोगों के पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप लोग नोट कर लेते हो, आयोडीन की कंसंट्रेशन को भी नोट कर लेते हो और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को भी नोट कर लेते हो। और उसके बाद आप लोग टाइम के दरमियान और जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड है या जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसका और प्रोडक्ट स्पीशी के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हो तो आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। तो इनिशियली आप लोगों के पास सिर्फ रिएक्टेंट स्पीशी होगी, प्रोडक्ट स्पीशी 0 यानी कि प्रोडक्ट स्पीशी नहीं बनी है। उसके बाद जिस तरह आप लोग टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फिर मजीद टाइम दोगे तो रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन और ज्यादा डिक्रीज होगी और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी और एक स्टेज हासिल होगी जिस वक्त
ना ही रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ना ही प्रोडक्ट स्पीशीज की कंसंट्रेशन चेंज होगी, और उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज का नाम देंगे। इसके साथ आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट करते हो। जिस तरह आप लोगों ने इसको पढ़ा, कैसी जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिस तरह ये इक्वेशन दी हुई है। अगर इसके रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में कैसी का यूनिट नहीं होगा, और अगर रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में केसी का यूनिट होगा। और यूनिट को किस तरह कैलकुलेट करते हो, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस बनाता है। उसके बाद हम कैसे इसके लिखते हैं, तो कैसे इक्वल होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी पावर 4 इंटू ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब जिस वक्त इसका यूनिट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब। अब इसकी पावर 4 है तो इसका मतलब है इसकी जगह पर आपके पास यूनिट के पावर 4 होगी। अब ऑक्सीजन इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो है, जो यूनिट है उसकी पावर भी 1 होगी, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब। और इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर में 2 आएगा। अब एक इसकी पावर 4 है और एक ये, दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी पावर होगी 5, और यहाँ पर पावर 2 है। 2 5 में से माइनस होगी तो आप लोगों के पास ये वैल्यू हासिल होती है के सी का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर 3। इसको ओपन करोगे तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी और इसकी पावर जो है वो -99 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में केसी का यूनिट जो है वो मोल क्यूब इंटू 10 रेज डेसीमीटर पर डेसीमीटर -9, ये इसका यूनिट होगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उसके साथ केसी का यूनिट जो है वो भी चेंज होता है। केसी का यूनिट फिक्स नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उस कंडीशन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और केसी का कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो मौजूद होगी। रीएस्टेब्लिशमेंट जी, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और इसके साथ आप लोगों को पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो ली शार्टलियर प्रिंसिपल का है जो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है। सर जी सर वो जो ग्राफ आपने बताया था जिसमें हम 16 मिनट ले रहे थे, तो वो टाइम इंटरवल सेम लेना है? लाइक अगर पहला 16 है तो दोबारा जी, 16 मिनट टाइम बाद? इंटरवल आप लोगों ने सेम ही लेना है, जब ही तो आप लोग बता सकते हो कि सेम टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन आ रहा है। अगर आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल लेते हो तो उसके कंडीशन में आप लोग कंप्लीटली नहीं बता सकते। काइनेटिक स्टडी को एग्जैक्टली आप लोग स्टडी करने के लिए टाइम इंटरवल सेम लेना होता है, क्योंकि अगर डिफरेंट लेते हो तो ये तो पता नहीं चलेगा कि किस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो चुकी है।
सर जो हम 16 मिनट बाद ले रहे हैं वो सारी क्यूसी है ना? जी वो क्यूसी है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्लाइड भी काफ़ी लेंथी हैं, तो मैं कंप्लीट चैप्टर जो है वो अमाइम को व्हाट्सएप कर दूंगा और अमाइम जो है आप लोगों से शेयर कर देगी जो इस चैप्टर की स्लाइड है। ठीक है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर अगर हम फॉरवर्ड रेट इंक्रीज करते हैं या बैकवर्ड रेट इंक्रीज करते हैं, जिस तरह एंजाइम ऐड करके या प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करके, तो उस पे केसी की वैल्यू चेंज होगी? जिस वक्त हम एंजाइम या ये चीज़ ऐड करते हैं, ये पैरामीटर हमने इसमें ली शार्टलियर प्रिंसिपल में पढ़ना है। ये वाला ली शार्टलियर का प्रिंसिपल जो है वो टोटल ही ये है कि किस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को अगर आप लोग डिस्टर्ब करते हो तो वो दोबारा से रीस्टेब्लिशमेंट किस तरह करती है, वो दोबारा से किस तरह इक्विलिब्रियम स्टेज में हासिल हो जाती है। इसके बारे में आप लोगों ने इस नेक्स्ट चैप्टर में ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें स्टडी करना। चेंज होती है लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो दोबारा से अटेन हो जाती है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैटालिस्ट की वजह से इंक्रीज हो जाता है, बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है ऑलमोस्ट वही सेम ही रहती है। ठीक है। जी सर, ठीक है। मोस्ट वेलकम। चलें अब अटेंडेंस लगा लेते हैं। अमाइम अबूजर। यस सर। अमाइम मैं आपको मेल कर दूंगा ये स्लाइड जो है इस टोटल चैप्टर की, तो आप सभी स्टूडेंट से शेयर कर देना काइंडली। ओके सर। बरीरा असलम। प्रेजेंट सर। ओके बरीरा। इसके बाद खदीजा हफीज। प्रेजेंट सर। ओके खदीजा आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। उसामा। यस सर। रिदा जैनब। प्रेजेंट सर। सबा करम। प्रेजेंट सर। सैयद ओन रजा। जी आज की क्लास में सैयद ओन रजा एब्सेंट है और मोहम्मद अफजल एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।